आज हम लोग चर्चा करेंगे पिछले साल के सवालों पर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर, चाहे वो आपका एसआई का पेपर हो, चाहे होम गार्ड का, वनडे के एग्जाम का पेपर हो या पीसीएस प्री तक का, उन सवालों से पे चर्चा करेंगे। जिनकी पहली क्लासेस है तो कोशिश करेंगे कि संस्कार क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर पाएँ। अभी तक में 7 से 8 टॉपिक हो चुके मेरे, ठीक, जिसमें संविधान पढ़ाया मैंने। संविधान के अलावा मूल अधिकार की बेसिक चर्चा की है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी के बाद डीपीएसपी वगैरह ये सब, और सरकार में प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट, भारत राज्यपाल, लास्ट क्लास जो हुई थी वो हुई थी सुप्रीम कोर्ट पे, जो पुराने हम लोग को, और सिर्फ चर्चा की थी सुप्रीम कोर्ट। आज हम ये करेंगे पूरी जो क्लासेस हुई हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, उसको ना कि सिर्फ समझाएंगे बल्कि एक विकल्प से और भी ज़्यादा कितनी व्याख्या की जा सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक। और समय रहेगा तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप में से एसआई वगैरह कोई एग्जाम दे रहे हैं? कोई एसआई वाला नहीं है इसमें से? ठीक, तो हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप जो सवाल आपको बनते हो तो आप मत लिखिएगा, जो सवाल ना बनते हो तो उसे नोट डाउन करते जाइएगा। हर सवाल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सवाल पहला ये है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? सिंपल सवाल है। हम लोग धीरे सिंपल से हार्ड में आएंगे और हर चीज इसको एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? पहला विकल्प है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। पहला सवाल है आपका, भारतीय संविधान, भारत के संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? पहला विकल्प है आपका पंडित जे.एल. नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, और डी विकल्प है आपका महात्मा गांधी। कौन सा सही आंसर होगा? बी। बता सकता है कोई क्यों होगा सही बी? आपने बता दिया रट के कि भीमराव अंबेडकर साहब को हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। आप में से कोई भी बताए आखिर क्यों कहते हैं? प्रस्तावना तो उन्होंने नहीं लिखी है। प्रस्तावना में जो हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, वो तो विभिन्न देशों से ली गई है। आप सब पढ़ते हो प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की संकल्प ले रहे हैं। और संविधान में आप पढ़ते हैं, संविधान में आपके स्रोत विभिन्न देशों से अडॉप्ट किया गया है, तो उन्होंने तो किया नहीं है। कोई भी बताए, और जो रेगुलर क्लास कर रहा होगा उसको मैंने बताया भी था इसमें। हाँ, आप बताइए, आप दोनों में से जो अनुभवी लोग हैं बताएं, आप दोनों में से कोई। भारतीय संविधान के जनक पंडित जवाहरलाल अंबेडकर साहब हैं, क्यों हैं? तो बेसिक सवाल है जो अक्सर आप सुनते होंगे कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब को बोलते हैं। तो सर प्रारूप समिति थी उसकी। हाँ, बहुत सही। महिमा का सही जवाब है पूरी व्याख्या से प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपको प्रारूप समिति तो पढ़ते हैं आप लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिनकी पहली क्लास भी है वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि मैं ज्यादा गहराई में जाकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काम तो आपको यहाँ से भी चल जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा कि जनक कौन है, सवाल ये कि जनक क्यों है। जवाब आया प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति क्या कहलाती? ड्राफ्टिंग।
अब इसका मतलब क्या है? देखिए, संविधान बनाने वाले ने सभी के विद्वानों का वो है योगदान। जैसे आप पढ़ेंगे, अभी क्लास में बताऊंगा आगे, संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव कहते हैं उनको। यानी विभिन्न विद्वानों के मानस पटल के आधार पर संविधान को बनाया गया। लेकिन आप ये बताइए, जब कोई व्यक्ति, जैसे सब पूरी क्लास चल रही है, आपकी क्लास में मेरे अलावा और भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, पर कोर्स कोऑर्डिनेटर कोई एक है, विशाल सर, ठीक। हम लोग ये हुए उनके सैनिक, वो क्या कहलाए? सेनापति। विद्वान तो तमाम थे, लेकिन जो अध्यक्ष था वो कौन थे? अंबेडकर साहब। इसी कारण इनको हम लोग जनक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपकी क्लास में सभी को, पर क्लास में सब पढ़ रहे हैं, क्लास में किसी एक का सिलेक्शन हो गया तो होशियार की कैटेगरी में वही कराएगा। ऐसे नहीं बाकी सभी मेहनत की, पर क्लास में किसका नाम ले जाएगा? पहले जिसका टेस्ट में नंबर आएगा। समझ में आ गया? ऐसे सवाल में महात्मा गांधी तो बिल्कुल नहीं है, आप जानते ही हैं। राजेंद्र प्रसाद आपके कौन है? प्रथम स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी भी नहीं है। आप देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी सभा हुई थी सचिदानंद सिन्हा, दूसरी सभा हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष को चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले राष्ट्रपति कौन था? क्लियर? भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में आप सुनेंगे जना। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपकी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। आप अभी आज की क्लास में बताएंगे आपको, और मैंने लिखवाया भी था कि आपकी संघ संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति और आपकी गृह मंत्रालय समिति, इन सबके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये अगला सवाल बनता है, भीमराव अंबेडकर साहब कहां से चुनकर आए थे? तो कोई बता सकता है? भीमराव अंबेडकर साहब जो चुनाव हुआ था, कहां से हुआ था? चुनाव तो ये भी हुए थे ना, उनके चयनित हुए थे। कोई भी बताए? पहला है बंगाल, लेकिन विभाजन हो चुका था, तो जो पश्चिम बंगाल था वो कहां चला गया था? बांग्लादेश में। फिर यहाँ पे इनकी पुणे में जो एक लोगों ने सीट खाली कर दी थी, अंबेडकर साहब यहाँ से जीते गए थे। कहां से? पुणे से। इसीलिए हर वनडे एग्जाम पूछा जाता है, अंबेडकर साहब कहां से चुने गए थे? यदि पूछा जाए, आजादी के बाद पुणे विभाजन हो गया था, विभाजन पहले क्या था? बंगाल था, फिर पुणे। और पुणे उस समय किस राज्य में आता था? बंबई प्रांत। जो पुणे था आपका बंबई प्रांत, और इसमें पुणे कहां पे आता है आपका? महाराष्ट्र। यहां तक क्लियर? कोई ऐसा शख्स जिसकी समझ में ना आया हो? अब इसी में से अभी 4 सवाल बन गए। 4 सवाल कैसे? भारतीय संविधान के जनक कौन? अंबेडकर साहब। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। दूसरा सवाल, BN राव कौन? संवैधानिक सलाहकार। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू कौन? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। 5 सवाल हो गए। अंबेडकर साहब सबसे पहले कहां से चुने गए? सबसे पहले बंगाल, और विभाजन के बाद कहां से? पुणे। और जब जीते गए पुणे से, उस समय पुणे किस प्रांत में आता था? बंबई प्रांत। वर्तमान में बताओ बुढ़िया, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? चेतन अवस्था में रहता है एकदम, ऐसे ही पढ़ते सोए। महाराष्ट्र की अवस्था क्या है? पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। पड़ोसी आप बताएं, महाराष्ट्र की राजधानी पुणे कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? पता नहीं है, घबराना नहीं है, तब भी जोर से बोलना है। क्या पता तो कैसे ही हो जाए? लखनऊ। अच्छा, तुम बताओ बुढ़िया। मुंबई। सही कह रही है? नहीं है सही? क्या सही है फिर? क्या पता नहीं है। पीछे, सबसे पीछे पुणे किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ठीक। भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा की।
क्लियर? चलो गुड़िया तुम बताओ, तुम बताओ, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? भारत की आर्थिक राजधानी कोई नहीं बताएगा, और ये तो सर बच्चों वाले सवाल हैं। मुंबई है। और भारत की राजधानी क्या है? ठीक, आगे बढ़े। चेतन अवस्था में रहिएगा, मैं कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक? मैं वही पूछूंगा जो एकदम हलवा सवाल होंगे, पर आपके पेपर में आते हैं। आप जाके चेक करिए, आप लूसेंट पढ़ते हो, आप अच्छों को भारत की राजधानी याद नहीं है, देशों की तो बाकी सवाल छोड़ दीजिए। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में कौन सा चल रहा है? चक्रवात। बताइए, ये तो खूब चल रहा है पेपरों में, कोई बता सकता है? वाह, इस समय चर्चा में एक तूफान चल रहा है। आपके भारत में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश के लक्षण दिखाई दे जा रहे हैं। श्रीलंका को लगभग काफी तबाह कर दिया उस चक्रवात ने, तूफान भी कह सकते हैं, पर सही वर्ड है चक्रवात। उसका नाम क्या है? क्या? अरे खुल के बोलो, मुंडा झुंडा जो भी हो, कुछ तो सही होगा। बताओ। दितवाहे करके, ठीक, ये है। हल्का फुल्का न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहिएगा। चक्रवात कहते किसे हैं? ये पोलिटी से अलग है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है। देखिए, सिलेक्शन ना होने के पीछे मूल वजह ये होती है कि हमारी बेसिक तैयारी नहीं होती है। हमें दुनिया भर की बातें तो पता होती हैं, जो बेसिक चीजें हैं वही पता नहीं होती। दूसरी बात, यदि पता भी है तो हम एग्जाम हाल तक ले ही नहीं जा पाते हैं, क्योंकि याद तो है, एंड टाइम में दिमाग से आया नहीं है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी नहीं है। कोई आपको बता सकता है चक्रवात कैसे आते हैं? ये तो सबने पढ़ लिया, चक्रवात क्या कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं? कोई नहीं। हालांकि ज्योग्राफी वाले आपको अच्छे से बताएंगे। सरल भाषा में बता दे रहा हूं मैं, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन बनते हैं तब वो चक्रवात का निर्माण करते हैं, ठीक? जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपने बचपन में किए होंगे। चील गाड़ी देखी है? जब नेता वगैरह आते हैं, देखा अभी चुनाव बिहार का देखा होगा, जब चील गाड़ी आती है, वो जब बैठती है या उड़ती है तो धूल का एक चक्र सा बन जाता है। आसपास के व्यक्तियों को कहता है दूर हट जाओ। इस टाइप की बोलते हैं। या बचपन में आप जब छोटे होंगे, पानी की बाल्टी में तो उंगली चला के कर देते होंगे, देखा होगा, ये करते होंगे। उसी टाइप का होता है बड़ी जलराशि में चक्रवात का पैदा होना। जब आप उंगली घुमा रहे हैं तो जैसे जैसे डेप्थ होता है पानी, आपका प्रेशर बढ़ता जाता है, और कोई चीज के कोई कागज का टुकड़ा डालेंगे, आप कहाँ जाएगा? सतह में बढ़ जाएगा, होगा। और जो ये इस समय आ रहा है, इससे क्या हो जाती है? हवा की तरंगें बहुत तेज हो जाती है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे 2004 में सुनामी आया था, ठीक? आपके यहाँ पे भारत का सब सुंदरवन कहाँ पे है? सब जानते हैं। वहां पानी आता है, वहां एक होते मैंग्रोव वन। ये क्या करते हैं? ये अक्सर बहुत लंबे होते हैं, जो हवाएं चलती टकराती, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? यदि अब आपसे कोई पूछे चक्रवात क्या है, तो हाई लो प्रेशर वेव। जब कोई ज्योग्राफी क्लास चलेगी तो उस पर भी डिटेल से पढ़ाया जाता है। या तक क्लियर? पॉलिटी के साथ साथ आपको दो चार चीजें ऐसी सिखा देंगे जो आमतौर पे इस समय रिलेवेंट है। तूफान आ रहा है, देखिए तो आप, ठीक? दूसरा, SIR की बात चल रही है, इसी सवाल में आएगा आपका, जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको अनुसूचियों से रिलेटेड सवाल करवाऊंगा। उसमें पूछा भी जाता है कि कौन सी चीज, जैसे एग्रीकल्चर किस सूची में आती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एग्रीकल्चर किस सूची का विषय है? क्या? राज्य सूची का, ठीक? जो आपका डामगला में मेला लगा है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, क्योंकि इन पे टैक्स को ले रहा है राज्य। शराब जो 2020 में बहुत लोकप्रिय हो गई थी, ठीक? शिक्षा लोकप्रिय, मतलब स्कूल बंद थे, शराब के ठेके खुल गए थे। ऐसा क्यों?
तो शराब क्या है आपका? राजसूची विषय। इससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कहाँ जाता है? सारी चीजें आपके आसपास से, बस आपको अपनी आंख नाक कान खोले रखना है। दूसरा सवाल चले आगे। भारतीय संविधान कैसा है? मैं बोलता जा रहा हूं विकल्प, ठीक, जो जरूरत होगी बता दिया, मैं लिख भी दूंगा। सवाल है भारतीय संविधान कैसा है? विकल्प लचीला, पहला विकल्प, बी विकल्प कठोर, सी विकल्प अंशतः लचीला अंशतः कठोर, यानी दोनों लक्षण हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। सी वाला ऑप्शन है कि अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर। लचीले का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब ढीला ढाला है क्या? लचीले का अर्थ क्या होगा? पीछे की लाइन को बताए। जैसे आपने बताया भारतीय संविधान आपका अंशतः लचीला है अंशतः कठोर है, तो यहाँ पे लचीले का अर्थ क्या है? 1.5 पाउंड उसके, हाँ बताओ धर्म से क्या लेना देना? आपके यहाँ पे अपने भारत में तो हर धर्म का आदमी वोट दे रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे कहा ही गया है पंथनिरपेक्ष स्टेट हमारा इंडिया। यहाँ तो भारत किसी धर्म की तरफदारी करते नहीं है, सारे धर्म के लोग आइए मस्त रहिए। तो लचीला का मतलब क्या है बताओ भैया? कोई नहीं बता पाएगा? बालक पर बताओ। इसमें से कठोर प्रावधान बात तो एक ही हो गई। लचीले का अर्थ होता है जहां कानूनों को आसानी से बनाया जा सके। बात सुना रहे हैं? लचीला जहां लिखा है, जैसे भारतीय संविधान कैसा, पहले तो लचीला, लचीले का अर्थ होता है जहां कानूनों को बनाया जाए। संविधान आखिर क्या है? एक कानूनों का पुंज। तो संविधान के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि नियम कार्य कैसे हैं, तो लचीला का अर्थ क्या हो गया? मतलब ऐसा नियम, जो ऐसा संविधान जिसमें सारे तरीके से नियमों को बनाया जा सके। कठोर का अर्थ मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करके, कड़ी मशक्कत के बाद नियमों का बनना। बस में आ रही है? नहीं आ रही? पीछे आ रही है? अपना क्या है? अंशतः और लचीला। कुछ नियम अपने यहाँ पे बड़ी आसानी से बन जाते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। बात में आ रही है? कुछ नियम बहुत कठिन अवस्था में बनते हैं, जैसे आपको राष्ट्रपति को हटाना है तो आपको महाभियोग क्या लगानी है, लंबी चौड़ी चलेगी। यानी कुछ नियम और बनाने हैं तो वहां पे कठोर। जैसे अब देखिए शीतकाल सत्र चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, SIR पे बात चली, कुछ लोगों का कहना SIR गलत थे, कुछ लोगों से। अब ये कब होगी? संसद में सुनवाई होगी। समझ में आ गया? यदि पूछा जाए भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः लचीला अंशतः कठोर। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1950, 1947, 1949, 1952। लिखिए बोर्ड पे करना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भारत का संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सवाल ये, चाहो तो आप लोग लिख लो और विकल्प लिखो। कब लागू हुआ, ये किस वर्ष लागू हुआ, बात एक ही है। 1949, 1950, इसे लिखिए। पहला 1942, 1947, 1949, 1950। अब बताइए। जो पुराने हैं लगातार क्लास आ रहे हैं वो थोड़ा बोलें, जो पूरा पाषाण काल के हो चुके हैं। जो नए हैं वो तो बेचारे आरक्षण में अभी वैसे भी। ठीक, हाँ बताइए, कोई बताइए। लोकसभा 1950, राज्यसभा क्या कह रही है? 1950। चलिए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आज क्या है? 1 दिसंबर। 4-5 दिन पहले आपने संविधान दिवस मनाया, वो कब था?
26 अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल है कि सन कौन सा है। ठीक, हाँ हाँ बताएं बताएं, अपने घर की क्लास है, करें मत। इसका आंसर जो होगा वो 1950 होगा, कैसे होगा? क्योंकि सर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। चलिए थोड़ा 26 नवंबर 1949 तुम पूरी तरह गलत भी नहीं हो ना पूरी तरह सही हो, यानी तुम अंशतः लचीला हो अंशतः कठोर जवाब तुम्हारा। ठीक, आप पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। ठीक, तैयार होने के साथ साथ 16 आर्टिकल लागू भी हो गए थे, 16 आर्टिकल लागू भी हो गए थे। सवाल क्या था, भारत का ए बालक राज्यसभा विभिन्न मुद्दों में चर्चा न करें। ठीक, सवाल क्या था, भारत का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था, 16 आर्टिकल लागू किए गए थे पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1949। हाँ बोल पे 1950 में क्या है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। बात समझ आ रहे हैं? आंशिक लागू होना, जैसे अभी मेरी क्लास क्या हुई, शुरुआती चरणों में। आप पॉलिटी में मास्टर कब होंगे? जब ठीक ठाक क्लास हो जाए मेरी। अभी तो ये जो पीछे का पढ़ा है वही उड़ चुका है। ठीक, और देखिए जीएस में आप कोई भी एग्जाम दे करें, हिस्ट्री पॉलिटी कई बार मैंने कहा 2-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आपको उनमें मास्टरी होनी चाहिए, और उन 2-4 में सबसे कम सिलेबस किसका है? आपका पॉलिटी, और सबसे आसान भी है। रीजन बचपन से आप देख रहे हैं, विधायक एमएलए, अभी आज ही क्लास में चर्चा करेंगे। कई लोगों को पता नहीं होता एमएलए एमपी में अंतर। बता सकते हैं आप लोकसभा एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए कहलाता है। नहीं एमपी, एमएलए क्या कहलाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। बता सकता है आप जैसे कोई 2-4 और छोड़ दे, एमएलए और एमपी में अंतर। लेकिन आपने बचपन से देखा है, सुना है सबको ये। ठीक, अभी आपके यहाँ में प्रधान चुनाव आ रहे हैं या बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक, 2-4 महीने बाद जनवरी फरवरी से प्रधान चुनाव है, लेकिन जब वो आ जाए समझ की बात तब तो आपके हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ देखा, उस चीजों को समझा नहीं है। तो यहाँ क्लियर हुआ हमारा? यहाँ कोई किसी को कंफ्यूजन? आगे बढ़ जाए ना, तो लिख लीजिए लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अच्छा एक सवाल और बताओ, ये तुम मुझसे बनेगा ही नहीं, पहले ही पता है, फिर भी आखिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया पूर्ण रूप से लागू? सर वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस मनाना था, स्वतंत्रता दिवस मनाना था, उसी बेस पे मनाया। बहुत बढ़िया, सही कह रही हो। हाँ बोल तो, अच्छा तुम भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 1930 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था, एक ही रीजन है। महीने के आखिरी संडे को हम लोग सब आजादी का दिवस मनाते हैं। लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की चर्चा कर रहे हो। महीने की जो महीना चल रहा दोनों का वजह है। देखिए अक्सर जब देश आजाद नहीं हुआ था 26 जनवरी को हम लोग एक उत्साह के रूप में मना रहे थे, लेकिन आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, ना कि किसी महात्मा गांधी को पता था ना नेहरू जी को पता था। अब ये था कि जो स्पेशल डेट 26 जनवरी है उसको कैसे हम लोग एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में लाएं, इसीलिए उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था। आपका दोनों जवाब सही है। क्लियर? यदि कोई पूछे क्यों, ये गणतंत्र दिवस में, अब जिसे पूछूं वही बताएगा केवल। गणतंत्र दिवस में झंडा कहां से फहराया जाता है? बीच की लाइन, लाल किले से। अब दोनों जवाब दे दोगे फिर वो तो ना, बीच वाली लाइन चल लो, 26 जनवरी इंडिया गेट से। 15 अगस्त को चलिए पीछे बताइए, पीछे से चार लोग। 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है इंडिया गेट से, कौन फहराता है? आपको पता है?
क्लास में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। पीछे के 4 लोग, आगे के 4 लोग। प्रधानमंत्री 2 ही होंगे। बालक वर्ग में राष्ट्रपति। लाल किला से प्राप्त है 15 प्रधानमंत्री। इंडिया गेट पे 26 जनवरी। राष्ट्रपति कौन है आपके? राष्ट्रपति के राष्ट्रपिता हैं इस समय। राष्ट्रपति कौन है? आगे देखिए, नोट करिए इसको। इनमें से किस देश में द्विसदनी नहीं है? द्विसदन मतलब होता 2 सदन, जैसे आप लोग हैं लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पे द्विसदन नहीं है? विकल्प दे रहा हूं मैं। पहला भारत आपका, पहला विकल्प भारत हो गया, इंडिया। दूसरा यूएसए, ठीक, विकल्प लिख लीजिए। तीसरा यूके। चौथा आपका स्वीडन। क्लियर? एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको। द्विसदन का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या होता है द्विसदन का मतलब? लोकसभा, जैसे आप लोकसभा हैं, ये लोग क्या हैं? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य की संख्या कम होती है, इसलिए हमारी कम है। इसलिए तुम्हारा नाम। पर राज्यसभा में विद्वान लोग आते हैं, ये भी कैसे इस तरह पे हो सकते हो। और लोकसभा में क्या होता है? लोकप्रिय सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये, इसलिए तुमसे आगे ये हैं। क्लियर? लोकसभा से किसे चुनते हैं? जनता चुनती है लोकसभा। मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री को? हाँ बताओ बढ़िया, किसको चुनते हैं? अब तुम लोकसभा से वो दिए उपाधि, सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए। लोकसभा में जब वोट डालते हैं उससे कौन चुन के आता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर डीएम साहब? प्रधानमंत्री। ठीक, लोकसभा में आप किसको वोट डालते हैं? विधायकों को नहीं, सांसदों को, जिसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, और मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ बिहार में या 1 साल बाद होगा यूपी में, आप किसको वोट देंगे? विधायकों को। ये तो बेसिक चीजें हैं। चलिए कठिन चीज पूछ लेते हैं। स्वीडन की कैपिटल बताए कोई राज्यसभा का आदमी? आप राज्यसभा में नहीं हैं। जब पूछा जाए आप तब जवाब दें। स्वीडन की क्या कैपिटल है? आप तो बता दिया। क्या? खार्तूम? नार्वे तो खुद देश है। तुम लोगों के नेटवर्क बहुत तेजी से टाइप करना पड़ेंगे। नेटवर्क का मतलब मासिक वाले। ये सब आप के यहाँ पे आसपास में कोई बच्चा हो 5-6 कक्षा में, उसका किताब उठाइएगा, ये सब दिया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सुना होगा ना, वहाँ पे कक्षा 5 के बच्चों को रटी रहती चीजें। नार्वे कैपिटल ओस्लो, साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया। अब ये हालांकि जब ज्योग्राफी कोई पढ़ाएगा वो आपको रटाएगा, वो तो चर्चा हो रही तो बता रहे। हाँ भाई, कोई बता सकता है पीछे स्वीडन की राजधानी? नहीं पता? तुम बताओ बढ़िया। नहीं पता? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। क्लियर है? सही है? नहीं है? क्या है? हैं? क्या? कोई राजधानी है? खार्तूम। आप चेक करिए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक, बाकी होगी पता है, चेक करिए, गल कर रही हैं आप। यूरोप की कहाँ का देश है? यूरोप का। नार्वे कहाँ का है? यूरोप का। नार्वे कैपिटल क्या है? ओस्लो। और फिनलैंड की राजधानी क्या होती है? आप मैप पढ़ेंगे, 3 देश ऐसे लाइन से मिलेंगे आपको। 3 देश लाइन से मिलेंगे, नार्वे, ओस्लो, फिनलैंड, हेलसिंकी, स्वीडन, स्टॉकहोम। और स्विट्जरलैंड की पूछी जाए तब
ये तो याद है तुमको। आगे बढ़े। आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए, लोकतांत्रिक सवाल लिखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला विकल्प स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, पहला विकल्प स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा विकल्प अवसर की समानता, ठीक, तीसरा विकल्प अधिकारों का संरक्षण, डी विकल्प उपरोक्त सभी। सही है, क्या जवाब हो जाएगा? सी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन क्या बोला? समझा नहीं? सी ऑप्शन क्या बोला? ऑप्शन क्या? सी ऑप्शन में क्या आपने अधिकारों का संरक्षण, सी का ऑप्शन बोलो। अधिकारों का संरक्षण। इस सवाल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है? लोकसभा लोकतंत्र किसे कहते हैं बताएं? यदि नहीं है तो बताएं लोकतंत्र किसे कहते हैं? अरे आपस में नहीं बताना है। जनता की बात करना। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की भागीदारी। जो आप किताबों में पढ़ते आए हैं वो है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, लोकतंत्र कहलाता है। क्लियर? आपके संविधान में सबसे मेन पावर किसके पास है? क्यों? तो ये आपके संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, यानी कि आप जनता जनार्दन जो चाहें वो हो सकता है। आप जिसको चाहे पीएम बनाएं, जिसको चाहे आप सीएम बनाएं, ठीक? तो लोकतंत्र समझ में आ गया? यहाँ की चारों विकल्प जो है उसमें क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़े। एक सवाल लिखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो 1946 से बने अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? अब आया समझ में क्या? लिखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इससे जो आपका अंतरिम सरकार है वो आजादी के बाद की सरकार है। कई जो दफा सवाल पूछा जाता है, ठीक? लियाकत अली खान आपके अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री हैं, आजादी के बाद क्या हो जाते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इसलिए ये सब ये क्लास मैंने तो करवाई नहीं है, मुझसे पहले कुछ क्लासेस हो चुकी थी आपकी पॉलिटी की। जहां भी मिले, लुसेंट मिले, जहां भी अपने नोट्स में अंतरिम और आजादी के बाद की सरकार दोनों नोट कर लेना। विकल्प इसमें वल्लभ भाई पटेल, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा अबुल कलाम आजाद, ठीक? तीसरा अबुल कलाम आजाद और चौथा है टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। बताइए कौन है आपके गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री? वल्लभ भाई। हारा सभा क्या जवाब दो तभी तो लोग होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कोई कुछ कहना चाहता है? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि इसे पूछ लिया जाए जो अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे वो कौन थे? पीछे लोकनाथ भैया। श्रम मंत्री यदि पूछ लिया जाए अंतरिम सरकार जो का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक, इसमें श्रम मंत्री कौन थे? विकल्प है आपका आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या डॉक्टर जान मथाई। कौन से? उसको डी तो मैंने जान मथाई बोला था। क्या बोला था? डी में तो जान मथाई बोला था मैंने। श्रम मंत्री एक बार फिर से सुन लो। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री मतलब कौन है? लेबर मिनिस्टर। कौन थे? आसफ अली, जगजीवन राम, डॉक्टर जान मथाई या जोगेंद्रनाथ मंडल। सही जवाब है आपका जगजीवन राम। इसको आप पूरा लिख लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूँ। हेड डालिए अपना। लिखा आप लोगों को? लिखा है याद तो नहीं है? फिर 4-5 में लिखवा दे रहा हूँ, उसी को अब याद कर लीजिए। उसी से बार बार पूछा जाता है पेपर में। ऐसे तो 10-12 हैं, आपसे पूछा जाएगा क्यों। अब लियाकत अली इसमें इंपोर्टेंट हो जाता है। लियाकत अली इस समय वित्त मंत्री हैं। आफ्टर विभाजन आपके पीएम हो जाएंगे पाकिस्तान की। हेड डालिए वहां पे, जहां नोट कर रहे हैं आप लोग। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतिम मंत्रिमंडल, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को बना था। अंतिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कोई बता सकता है? इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, लोकल वाले भाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो इसके ऑप्शन दिया जाए, तुमसे पूछे तुम्हारे घर का नाम क्या है तो भी ऑप्शन, फिर भी ऑप्शन दिए दे रहे बाद में। देखिए इसमें 2 अध्यक्ष रहे। पहले रहा था बेबल, फिर बाद में हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके नाम तो सुने होंगे आप लोग, ठीक। पहले ये था बेबल, फिर लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ आपको 2-4 चीजें लिखनी है। मंत्रिमंडल लिखिए और यहाँ पे लिखिए मंत्री का नाम। ये मैं वही लिखवा रहा हूं जो विभिन्न प्रकार के पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल हैं, ठीक। इससे 3 सवाल बनते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे पहले? बेबल, लॉर्ड। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अंतरिम अध्यक्ष का कौन था? माउंटबेटन। पेज के 2 हिस्से करिए, मंत्रिमंडल लिखिए, मंत्री लिखिए। ये कब का है? आपको आजादी अभी नहीं मिली है, अंतरिम सरकार गठन है। मंत्रिमंडल का प्रधान यहाँ पे लिखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल का प्रधान विदेशी मामलों, यहाँ पे लिखिए मंत्रिमंडल में पहला लाइन, मंत्रिमंडल का प्रधान तथा कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रमंडल अध्यक्ष कौन थे? बताओ महिमा, कौन थे? कार्यपालिका की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लिखना है। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष
विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात में आ रही? दूसरा लिखिए गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री। गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर यहां तक? पीछे तक कहीं कोई समस्या? यदि जो चीज समझ में ना आ जाए तो बोल लेना, पूछ लेना। यदि बोलने में सबको शर्म लगेगी, बगल वाला क्या कहेगा, ये भी नहीं आता, तो तभी में हाथ उठा देना, हम बता देंगे आगे। ठीक? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना का नाम क्यों आता है? क्या? जिन्ना का नाम क्यों आता है? जिन्ना जैसे आपके पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, सवाल किसका? प्लीज चलो तो कहते। हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने, इसी तरह वो मानते हैं हमारे फादर अपने से जिन्ना। क्यों? आसावड़ा क्यों मानते हैं? जिन्ना जब आजादी हुई तो जिन्ना की जितने भी थे सब मुस्लिम चीजों लेके उन्होंने किए थे, और देश से कहलाया मुस्लिम कंट्री कहलाया। हिंदू तो अपना मुस्लिम कंट्री नहीं हुआ, बल्कि हिंदू भारतीय मुसलमान थे। राष्ट्रपति को नाथुराम गोडसे ने गोली मारी। नाथुराम गोडसे ने गोली क्यों मारी? उसे साफ साफ कहा था, मैं खुद हिंदू विचारधारा से था, महात्मा गांधी एक पक्षी हो रहे थे, इसलिए फादर ऑफ नेशन वहां पर जिन्ना कहते हैं। और जब जिन्ना से बात पूछी कि महात्मा गांधी मर गए, अब आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो खुद स्टेटमेंट लिखा हुआ एनसीईआरटी में, उन्होंने कहा था महात्मा गांधी की मृत्यु का सबसे ज्यादा दुख है, सभी लोगों को दुख है, पर मुझे ये अभी तक पता चला कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा भारतीय लोगों के लिए थे कि हमारे लिए थे। ठीक, इसलिए अक्सर आप कहेंगे, अक्सर पढ़ा लिखा युवक भी महात्मा गांधी को अक्सर कहते सुन मिल जाएगा आपको, टकला वगैरह वगैरह जो भी कह लीजिए। ठीक, देश बंटवारा करवा दिया, ये करवा दिया, तमाम चीजें। ठीक, लेकिन वास्तविक उन्हें समझ नहीं है या उन्होंने मोटी किताबें पढ़ी नहीं है। भगत सिंह को आमतौर पर युवा लोग बहुत पसंद करेंगे। ठीक, तमाम चीजें आपको जब हिस्ट्री कोई बताएगा तब। और कोई सवाल तो पूछिए, नहीं है? अब बेटा तुम बताओ, हमारे साथ यही समस्या है कि कम्युनिकेशन दो तरफा होता है। जो लिखा है बोर्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि किसने दी थी और किस आंदोलन में दी थी? बहादुर सत्याग्रह किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी। तो सिंपल सवाल है, इसे डरना नहीं है। हम जो पूछेंगे वो वही पूछेंगे जो सिंपल सा होगा। गांधी जी के क्षेत्रीय 3 आंदोलन कौन से थे? इसी से रिलेटेड है। पहला था चंपारण, दूसरा था 3 आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन थे। तीसरा था अहमदाबाद। बताओ क्या नाम? अखिल। अखिल नाम है ना? बताओ भाई अखिल, तुम्हारे नाम पे एक सवाल है। क्षेत्रीय की बात थोड़ी, फिर अखिल स्तर की बात करेंगे। गांधी जी ने क्षेत्रीय आंदोलन किए थे शुरुआत में। आप सब पढ़ते हैं, गांधी जी वापस आए। गांधी जी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने कहा था 1 वर्ष तक आप चुप रहिए, शांत रहिए, सब सुनते रहिए। उन्होंने काम किया। आप सभी जानते हैं गांधी जी पहले अंग्रेजों के पक्षधर थे, बाद में उन्होंने अपनी उपाधि भी समाप्त कर हटा दी। जब गांधी जी राजनीति में आए तो उनके बैक टू बैक क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे। उन क्षेत्रीय आंदोलन का नाम कौन सा? आप में से नहीं? हाँ सही है, पर क्रम क्या है? चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, इसको आप जब भी एग्जाम देने जाएं बार बार पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ था। किस समस्या के कारण हुआ था और किसने इन्वाइट किया था? किसने इन्वाइट किया था? क्या? हाँ सही कह रही हैं, नाम बताइए। राजकुमार शुक्ल। ठीक, रीजन क्या था? कठियावाड़ नियम 3/20 कट्ठा। आगे बढ़े पढ़ लो। रक्षा मंत्री 3-4 सब्जेक्ट ऐसे मिल सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप लोगों को लगा हिस्ट्री 40 सब एक दूसरे कनेक्ट है कहीं ना कहीं। रक्षा मंत्री कौन है आपके?
बलदेव सिंह, स्पीड लिखिए बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री गलत कर गए। शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। श्रम मंत्री अभी बताया था जगजीवन राम, ठीक हुई। उद्योग लिख गया श्रम मंत्री। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी। श्रम मंत्री जगजीवन राम। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन है आपके? क्लियर। अब इसी राजेंद्र प्रसाद से 3-4 सवाल बन गए आपके। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष पूछे या लिखा होगा संविधान सभा का, ये लिखा था स्थायी। तो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी चुने गए थे, और पहली बैठक में स्थायी अध्यक्ष कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। खाद्य एवं कृषि मंत्री भी है। रेलवे मंत्री लिख लीजिए आसफ अली, और लास्ट में एक ही लास्ट लिखिए वित्त मंत्री। वित्त मंत्री लियाकत अली खान। क्लियर। यदि पूछे आपसे विधि मंत्री कौन है तो क्या कहेंगे आप? अंबेडकर साहब नहीं है। लिख लीजिए विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। विधि लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। बस पर्याप्त इतना ही। और भी मंत्रालय हैं पर सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। यहीं पे लिख जाइए, यहीं पे लिखिए स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे इससे। जोगेंद्र मंडल तो आपके विधि मंत्री। अब दूसरे पेज में लिखिए स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल। ये क्या था? स्वतंत्रता के पहले का। आपको स्वतंत्रता कब मिली? तो ये अब जो लिखवा रहे हैं इसके बाद का मंत्रिमंडल। वित्त मंत्री जो रहेगा इसके, वित्त मंत्री हैं आपके लियाकत अली खान, और विधि मंत्री थे आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। फटाफट 4-5 लिख लीजिए। यहाँ पे आजादी के बाद, आफ्टर आजादी। सेम ऐसे लिखना है यहाँ पे मंत्रिमंडल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? मंत्री। इसमें जो अध्यक्ष था वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसके जो अध्यक्ष थे आपके, वो थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्लियर। पीएम आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल। इनको लिखवाने की जरूरत तो है नहीं है। वहां पे विधि मंत्री कौन था आपका? जोगेंद्र नाथ मंडल। यहाँ पे हो जाएंगे आपके भीमराव साहब। विधि मंत्री कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर साहब। जहां जहां चेंजेस हुआ सिर्फ वही लिखवा रहे हैं। विधि मंत्री लिखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब। रक्षा मंत्री में कौन आ जाएंगे? जो वहां पे थे बलदेव सिंह। विधि मंत्री अंबेडकर साहब, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री जो आप लोगों को आता था मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद।
श्रम मंत्री वही हैं, बाबू जगजीवन राम। ठीक। वित्त मंत्री जो लियाकत अली पीएम बन गए यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन आ जाएंगे भारत में? आर के वित्त मंत्री में लिखिए आर के सन्मुख शेट्टी, आर के सन्मुख शेट्टी। और लास्ट ले लीजिए स्वास्थ्य मंत्री, लास्ट में लिखिए स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। सही है, राजकुमारी अमृत कौर। आज भी आप जो दिल्ली का एम्स है इन्हीं के नाम पे है, एम्स जाएंगे लिखा होगा राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, लिख आइए राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, आगे लिखिए 55 में संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन है? संविधान सभा के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? पहला विकल्प HBR अंगर, आय अंगर, सचिव की बात करी जा रही है। और राजेंद्र प्रसाद, सेकंड विकल्प राजेंद्र प्रसाद। तीसरा HC मुखर्जी, तीसरा HC मुखर्जी। और चौथा क्या हो जाएगा? इमाम हुसैन, HC मुखर्जी। सवाल है आपका, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन है? ये पूछा गया था बिहार कांस्टेबल पे, हाँ बिहार कांस्टेबल 2020 पे, दरोगा पेपर होगा तब पूछा गया होगा, जो बिहार में दरोगा 2020 में भी हुआ। बताना चाहेगा कोई? क्या? बाकी लोग HC मुखर्जी बोलना चाहते हैं, पर क्या होगा? देखिए अब ऐसे सवालों में सब पढ़ा लिखा आपका है, कई बार क्या होता है आपको होता है एक प्रोसेसिंग होती है जिससे आपको विकल्प काटने होते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं। आपको सवाल पता है, ऐसा कोई नहीं जिसको इसको जवाब नहीं पता है, लेकिन अब कंफ्यूजन हो रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी। राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है, ये तो क्लियर है। अब बच्चे आपके 3 विकल्प, राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके स्थायी अध्यक्ष है। पूछा क्या कि आपको सचिव के बारे में। अब दूसरे जवाब आया था HC मुखर्जी का, आपने पढ़ा HC मुखर्जी क्या है? उपाध्यक्ष हैं। जब 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुना गया था इनको, तो उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए थे। अब ये 2 विकल्प तो गलत हो गए, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। इमाम हुसैन का नाम आपने संविधान के अंदर तो पढ़ा नहीं है, तो बचे क्या? ये आयंगर का नाम तो सुना है आपने, सोड में मिलता आयंगर। ये बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेसिंग। यदि आपको विकल्प नहीं आ रहे हैं तो 1-2 विकल्प हटा के आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। यदि पूछ लिया जाता है यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार कौन है, तब संवैधानिक सलाहकार कौन है? सवाल होता भारतीय संविधान की संवैधानिक सलाहकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी, HB अयंगर या BN राव? क्लियर? आगे बढ़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकसभा से संबंधित, हाल ही राज्यसभा भी जवाब देगी। लिखिए संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? क्या? हाँ
सही जवाब क्या हो जाएगा 15। विकल्प में अपनी जाएगी 13, 11 वगैरह 15। ठीक, लिख गया यहाँ तक। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 15। ठीक, अब यदि इसी सवाल को थोड़ा कठिन बनाना हो तब क्या पूछेंगे? संविधान सभा जो हुआ था कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? बात में सदस्य तो 15 हुए। अरे अब इसमें पूछ जाए भैया पवन सर पढ़ा रहे हैं, इनमें से किसको कितनी क्लास अच्छी लगे? बेटे तो सभी है, सभी थोड़ी हाँ कर देंगे, कुछ तो क्रांतिकारी होते हैं। ठीक, तो टोटल महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, उनकी संख्या थी 8। कितनी थी? अष्टदिग्गज इतिहास में कहाँ मिलता है? कहाँ? मराठों में शिवाजी के दरबारी थे अष्टदिग्गज। ठीक, 8 बताया आपको मिला है, याद है। यदि पूछा जाए इतिहास में तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स से आगे हो जा रहे हैं, कुछ ये सब जो ध्यान आ जा रहा है वो बता दे रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है, आप यदि कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे, आप किसी भी विषय की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसके पिछले साल के पेपर देखना। आप होमगार्ड का पेपर यदि आपको नौकरी चाहिए, आराम से 5-6 महीने पढ़ लीजिए, आप होमगार्ड पक्का हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिलेबस है उसका। यदि सरकारी नौकरी चाहिए आपको, कोई भी एग्जाम आपका चाहे दरोगा लेकर, सबसे पहले होता है आप उसके पीवाईक्यू पढ़िए। पीवाईक्यू से ये पता जाता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे सब पढ़े, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा, और किसी का सिलेक्शन ना हो ये जरूरी नहीं है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। तो पीवाईक्यू और कई बार ये पूछा गया है सवाल कि अष्टदिग्गज किसके प्रशासन में थे? तो किसके थे? मराठा में, शिवाजी में। इससे भी सवाल बनता है पेशवा, अमाल, मजुमदार इत्यादि। क्लियर? यदि दूसरा सवाल पूछ लिया जाए, 8 अष्ट तेलुगु कवि किसके दरबार में थे? तब अष्टदिग्गज से 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो हो गया आपका ये पराठा, एक होता अष्ट तेलुगु कवि। बताओ बढ़िया, पढ़ी हो तुम तो? विजयनगर साम्राज्य। बहुत बढ़िया। विजयनगर साम्राज्य में 8 तेलुगु कवि होते हैं। दूसरा सवाल इसी टाइप का कहां से बनता है? आपने पढ़ा होगा अकबर के बारे में इतिहास में। अक्सर अकबर की जो रतन है उनसे भी सवाल पूछा जाता है। कितने रतन है? सवाल इस टाइप का पूछा जाएगा, जैसे बताते हैं आपको, अकबर के रत्नों में से कौन शामिल नहीं है? पहला बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, ठीक, या आपका बेगूसराय। अकबर के पूरे रत्न कोई बता सकता है? जो भी हो, हाँ भाई लोग करने वाले, अकबर के 9 रत्नों के नाम बता दो। 9 रत्न बता दो, तुमको लोग कर देंगे फिर। मजाक कर रहे हैं, कोई भी बताए? अच्छा, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? एक ट्रेक बताई थी। 6। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कोड क्या बताया था मैंने इसका ट्रिक? यूपी में 3 आप लोगों को नहीं पता? विधान परिषद समझते हैं? विधान परिषद समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? पीछे उड़िया, विधान परिषद समझ रहे हो? बड़ा सब आपके जैसे विधान में मुख्यमंत्री, आपके यहाँ पे यूपी में 2 सभाएं होती हैं। इसका जवाब देते जाओ। नहीं पता? तो बताओ। ये नहीं पूछ रहा हूं, अकबर के रतन सीखते जाओ। आ जाओ। आधा तेल यूपी में बिका, ये ट्रिक है। देखिए,
यदि पूछा जाए आधा तेल यूपी में बिका, पीछे की गुड़िया जी समझे पहले विधान परिषद होता क्या है? किस किस को नहीं पता विधान परिषद क्या होता है? पहले ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा लो। नहीं पता? शर्माना करती नहीं है, ठीक। किस किस को नहीं पता विधान परिषद? क्लास लेना पड़ेगी तुम लोगों की, यानी सरकार वाली आज देखो समझाते हैं, अभी समझा देंगे, क्लास में भी समझा देंगे पूरा। आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में 2 सदन होती हैं, राज्य विधानमंडल और राज्य विधान परिषद। आप जिसको चुन के भेज रहे हैं विधायक के रूप में, जैसे अपने यहाँ राकेश गोस्वामी और सरकारी राजपूत जी, वो क्या है? विधानमंडल के सदस्य, क्योंकि आपने वोट दिया है। विधान परिषद के लोगों को आप वोट नहीं देते हैं। सदन जो होगी ये दोनों काम करेंगी। राज्य विधानमंडल में काम क्या होगा? नीति बनाना। ठीक इसी तरह संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है? 3 अंगों से। सब जानते हैं आप, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। यदि पूछा जाए संसद के सदन कितने हैं? 200। आप और ये, ठीक। बात समझ आ रही? इसी तरह राज्य में है, राज्य में सदन क्या है? विधान परिषद। और यहाँ अब सवाल उठेगा सर 6 राज्यों में क्यों है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? क्योंकि भारत में 28 राज्य है। इसका जब लास्ट क्लास में बताया था, विधानसभा की सदस्य संख्या गुणे 1/3 इक्वल टू विधान परिषद की संख्या, अर्थात किसी भी राज्य में कम से कम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए, ठीक। अपवाद 2-3 थे वो। अब इसका कोड क्या है? आधा तेल यूपी में बिका, बताते जाइए। कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, आपका यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। भूलेगा तो नहीं? अब कोई पूछे आपसे कितने वहां कहाँ पे भारत के कितने राज्यों में है? 6। कोड क्या आपका? आधा तेल यूपी में बिका। हम लोग कहाँ पर वो थे? अकबर की रतन। कोई बता सकता है? हम ही बताएं? देखो एक ट्रिक होती है, हालांकि ऐसा ये सब हमने अपने पढ़ते समय बनाई है, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिकन किसको होगी? टीचरों को तो होती नहीं है। सबसे ज्यादा कौन चढ़ेंगे? आपके रिश्तेदार। सबसे नजदीकी रिश्तेदार कौन होता है आपका? मामा मौसी, चाचा चाची। ए भाई विद्वानों का सवाल, बात समझ आ रही? तो अकबर के दरबार की जो रतन है, मामा, ट्रिक बता रहे, मामा का बढ़ गया क्या? ब्लड प्रेशर। ये कहाँ चले गए? PTH हॉस्पिटल आपके सिलेक्शन के बाद। ये ट्रिक है, आप चाहो अपना से बता सकते हो। मान सिंह, ऐसे क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खाने खाना। और मां से क्या जाएगा? एम से मुल्ला 2 प्याजा। ऐसे क्या हो जाएगा? अकबर क्या होगा? मानसिंह अब्दुल रहीम खाना मुल्ला 2 प्याजा। और ऐसे क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ये देखिए, बी से बीरबल, पा से पवन, फैजी, पी से कान सिंह, टोडरमल, एच से हकीम हुक्काम। याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ये सब चीजें याद करेंगे नहीं जाती हैं, लेकिन सवाल जब बनते हैं तो इस तरह के ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, आंसर आ जाएगा। यदि अब आपसे पूछे कौन सा नहीं तो पता ले जाओ, सिंपल है। इसके अलावा भी पूछा जाता है अब पेपर में, जैसे पूछा जाएगा दीन इलाही चलाया तो किसने अपनाया किसने नहीं अपनाया, वो ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। ये इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? कब किया? 1500। बहुत सही, सही जवाब। तीर्थ यात्रा का
जजिया का सबसे पहले किसने लगाया था भारत में? बाबा से आगे भी तो हो गया, बाबा से पहले को नहीं आया क्या? मोहम्मद बिन कासिम, याद है? ठीक। और मुगल काल में अकबर ने हटा दिया था, फिर लगाया किसने था? औरंगजेब का किसने हटाया था? जहांगीर शाह। 62 में 10 प्रत्याघात, 63 में तीर्थ यात्रा का, 64 में जजिया का समाप्त, 1573 में इबादत खाना, 1575 में इबादत खाना, सबके लिए। यानी ये सब चीजें आपको मुँह जवानी याद होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखिए सवाल, ये विकल्प। संविधान का मसौदा, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष 2 वर्ष 11 महीने सब लिखिए, ध्यान से लिखिए, ध्यान से। आप कितना सही कितना गलत है आप खुद चेक करेंगे। इसको लिखिए, बाकी हम और करवा देंगे जल्दी। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा? विकल्प लिखिए। 1 बरस, 2 बरस, वर्ष मतलब 3 वर्ष, 5 वर्ष। लिख गया सबका? सही जवाब क्या होगा? बताओ। 3 वर्ष। बाकी आप में से कोई? अच्छा, जो सवाल लिखवा रहे समझ में आ रहा है? कैसे जा रहा है? लगभग 3 वर्ष है सर। ये तो पूरा संविधान लिखने में समय लगा ना, मसौदा तैयार करने में तो सर 1 वर्ष ही लगा। और कोई? और कोई? हाँ, आप दोनों में इसको बताएं। लोकसभा का पूरा जिम्मेदारी 2-4 लोगों पे ही है। सही कह रहा। सवाल पढ़िए, सवाल में लिखवाया मैंने संविधान सभा का प्रारूप ड्राफ्टिंग कब की गई है, और जो संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष वो संविधान के पूरे लिखने का समय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि आ रही होती पेपर सिलेक्शन नहीं होने दे रही है, आ रही होती पेपर में बांधा कर भी भरियासी और एग्जाम हाथ निकले पकड़ लिया कपार, एक गलती हो गई और गलती से एक साथ ज्यादा बढ़ाएगी आपको। और हर सवाल कोई भी पेपर दीजिए 2-4 गलतियां आपसे होती ही होती हैं। इन्हीं गलतियों को कम करने के लिए करवाया जाता है आपके टेस्ट पेपर। जैसे हर बार क्लास में बताता हूँ, कोई किताब आपने पढ़ ली, गाड़ी कैसे चलानी है, खूब पढ़ लिया आपने किताब को, यहाँ स्टीयरिंग है, यहाँ गियर है, सब नहीं। गाड़ी चलाने में आप एक्सपर्ट कब होंगे? जब रोड में चलेंगे तभी होगा। इसी प्रकार आपको जरूरी टेस्ट पेपर, आपको सिलेक्शन चाहिए, पहिए पर पेन होता है। आप आज ही से करिए, साल खत्म होने वाला है, 1 महीना बचा है। 1 महीने में भी आप इतनी मेहनत कर सकते हैं जितनी आपने 12 महीने में की, पर करें तो। यदि नहीं कर पा रहे हैं, नया नया बना लीजिए अपना। जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की। पेट देंगे, कांस्टेबल देंगे, रेलवे देंगे, ये सब देंगे। कम से कम डेली आपको 30 सवाल MCQ हल करने अपने घर पे डेली। घड़ी रखिए, 30 सवाल 30 मिनट, एक सवाल एक बहुत होता है 1 मिनट के लिए। जब धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, फिर इसको सवालों की संख्या बढ़ाइए, टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि आपको जितना भी पेपर हल करना है 2 घंटा दिया जाता है और कई लोगों से पेपर छूट जाता है, आपने सुना होगा, दिया हो कभी। वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। संस्थान वगैरह कहीं भी हो, आप चाहे प्राइवेट पढ़िए, आप दिल्ली रायपुर जहाँ पढ़ आइए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, आपकी जो भी मित्र मंडली हो, चाहे दिल्ली में रह रहा हो, चाहे लखनऊ में रह रहा हो, चाहे इलाहाबाद में, जो मैंने पढ़ाया आप बात करिए, आप खुद पाएंगे उसको वो नहीं आ रहा जो आपको आ रहा है। लेकिन एक अपनी उम्र से जो आपसे बड़ा 5 साल, आप सीधे पढ़ाई पे बात करिए। हम लोग क्यों नहीं करते? हमको लगता है भैया तो 10 साल से पढ़ रहे हैं, भैया तो 20 में हो गए होंगे,
और कहीं से भी कुछ पूछ लें, ठीक, तमाम चीजें बढ़ गई है। एक वर्ष संविधान सभा की प्रथम बैठक बता दी 9 दिसंबर 1946। ये भी समझ में आ गया वित्त मंत्रालय किसके पास था, लियाकत अली खान। यदि पूछे आपसे सवाल भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति विस्तृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, क्या जवाब होगा? फिर सुन लीजिए, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों, जनजाति समझ रहे हैं, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे हैं? सबको एक साथ ला रहे हैं, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? क्लियर। यदि पूछा जाए भारत की नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, दिल्ली, मोहब्बा, ब्रिटेन, ठीक। ये सवाल पढ़िए, लिखवाइए थोड़ा सा, ये सुन लीजिए आप, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी अथवा निरोध संरक्षण से संबंधित है? बताते हैं आप यहाँ पे, लिखिए मैं ये लिख दे रहा, गिरफ्तारी अथवा निरोध संरक्षण से संबंधित है। सवाल समझ में आ गया? विकल्प में लिखिए 21, 20, 21, 22, 23। क्या हो जाएगा आंसर? क्लियर। यहां समझाते आपको, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है, ठीक, जिसको आप लोग पढ़ते हैं रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट 5 प्रकार की होती है, मैं डिटेल में लिखवा चुका हूँ, जो सवाल से रिलेटेड उस पर जा रहा है, ठीक है। सवाल पूछा गया है गिरफ्तारी निरोध संरक्षण किस आर्टिकल से है, जवाब हो जाएगा आपका 22। तो इसका मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करने पर 24 घंटे के भीतर हमको मजिस्ट्रेट के सामने रखना है। ऐसा कहा गया किताबों में, पर एक व्यक्ति हुआ था 2020 में जिसका नाम था विकास दुबे, सुना होगा आप लोगों ने। विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था, ला रहे थे पर गाड़ी पलट गई। यानी कि कहने के लिए नियम पढ़ने के लिए कुछ है, वास्तविकता में अलग होता है, ठीक। नियम कहता है 24 घंटे में, लेकिन पुलिस के पास वो पावर, जब आप बन जाएंगे कांस्टेबल एसआई, तब आप देखेंगे रातों रात आपका स्टेटस बदल गया। जो गांव के दबंग मुखिया लोग थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपकी जी हजूरी में लगे रहेंगे। उनको ये नहीं कि कांस्टेबल है, क्योंकि आपके पीछे कानून खड़ा हो गया, आप सिस्टम का हिस्सा बन गए। आपने देखा होगा पुलिस में जो नमूने आए हैं वो एकदम रील पे रील बनाए चले जा रहे हैं, ठीक। और वास्तविकता में थोड़ा आप जिस मैच्योर होंगे, पुलिस को इतनी बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की नौकरी है जिसके घर में कभी नौकरी नहीं रही। क्यों? उसका पूरा स्टेटस हो गया। और जो ये पावर होता है 24 घंटे होता है, पुलिस में उसके पास पावर होता है, कब किसको कहाँ करना है, वो सब व्यवहारिक तौर पे देख लेते हैं। बात समझ में आई? आंसर कौन सा हो जाएगा? 22। अब आर्टिकल 21 का कहता है आपका, यदि पूछा जाए आर्टिकल 21 बोलता है डिग्निटी ऑफ लाइफ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी गरिमामय जीवन। क्लियर। और बात में चर्चा कर दे हम तो 23 में है आपके बेगार, 23 जो आपका बेगार, मानव दुर्व्यवहार, और 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक। बढ़ जाए आगे।
फटाफट में विकल्प दूंगा, बताते जाइए। भारत की संविधान में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला विकल्प, यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। दूसरा विकल्प, सामाजिक पसंदीदा का दस्तावेज है। तीसरा विकल्प, भारतीयों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। लास्ट चौथा विकल्प, मूल संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची थी। यही गलत है सर, 22 भाग। यही गलत है सर। ये गलत है, क्यों? मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में क्या है आपकी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं 22 भाग है। और अनुच्छेद आपको हर किताब में मिल जाएगा। 444 अनुच्छेद, 465 वो मूल आपके आर्टिकल 395 में है, पर उसमें जो है सब आर्टिकल होते हैं। जैसे एक दो दिन पढ़ लीजिए आप, जैसे लिखा होगा कई जगह कि 19 से 19(1), 19(2) इस टाइप का, इन सबको मिला के हो जाते हैं। 12 अनुसूची क्या है आपके वर्तमान में? 12 अनुसूची कोई बता सकता है पूरी? पूरी 12 अनुसूची बताओ। कोई पहली क्लास में नहीं है? पहली क्लास हमारी हमारी पहली क्लास बताओ। पहली अनुसूची तो संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते। वो वेतन, हाँ वेतन भत्ते बोल सकते हैं। हाँ वेतन। और तीसरी अनुसूची शपथ। ठीक। चौथी अनुसूची है प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा के आवंटन की सूची। पांचवी में उत्तर भारत। राज्यों के नाम बताना है आपको, इससे सवाल बनता है। पूर्वोत्तर भारत 7 राज्यों। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य, लेकिन संविधान असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। सही है। इसके बाद क्या है? SC/ST का प्रशासन नियंत्रण। छठवीं में जातियों और जनजातियों को आरक्षण। ठीक। 7वीं में सर केंद्र सूची, राज्य सूची। हाँ भाई, केंद्र सूची, राज्य सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम। चलिए सवाल बताइए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, सही है याद है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या नहीं है? ठीक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून, जमींदारी उन्मूलन, नगर पालिका या राज्यसभा की आवंटन की सूची। ये 12 अनुसूची याद कर लीजिएगा, मैं लिखवाई भी है, हर बार सवाल बनता है। 12 सूची 22 भाग पूछ लिया जाएगा। भाग 2 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार, नागरिकता। ठीक। भाग 5 में क्या है आपका? भाग 5 में संघ सरकार मतलब राष्ट्रपति वगैरह। ठीक। अच्छा, यदि पूछ लिया जाए आपसे शराब किस सूची के अंतर्गत आता है? अभी बता दो, मैं क्लास पे आते हैं। ठीक। व्यापार मेले की सूची में आएंगे? व्यापार संवर्ग सूची में, राज्य में। अरे अब व्यापार मतलब ये मेला वाला जो मेला लगता है वो मेला लगता है राज्य। ठीक। शिक्षा किसमें आएगा? आप जो पढ़ रहे हैं संवर्ग में। शिक्षा, विवाह, तलाक, जनसंख्या सब कहाँ पे आ जाएगा? जनगणना कहाँ पे आएगी? ठीक। आगे बढ़े इससे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत की सरकार की राज्य सूची का भाग है? ठीक। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? विवाह, बैंकिंग, उत्तराधिकार, कृषि। बताइए। सही जवाब है एग्रीकल्चर, कृषि। विवाह किस में आ जाएगा? अभी मैंने बताया संवर्धित सूची में विवाह, तलाक। बैंकिंग केंद्र में आ जाएगा, संघ में। उत्तराधिकार संवर्ती में। दल बदल कानून पता ही आ गया आपको। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 9A या भाग 6? 9A। 9A।
अच्छा एक सवाल बताइए, जैसे आपके लगा था महुआ नगर पालिका आपका स्वागत करती है और कई जगह आप पढ़ते हैं, क्या सर? आप जैसे अपने शहर के अंदर आते हैं तो लिखा रहता है महुआ नगर पालिका आपका स्वागत करती है, देखा होगा कहीं ना कहीं। यदि आप कोई बड़े शहर गए जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वहाँ लिखा रहता है प्रयागराज नगर निगम आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है। क्या अंतर है? सर इसमें जनसंख्या ज़्यादा होती है 10 लाख से, हाँ, थोड़ा सा नगर निगम 10 लाख से कम होती है तो नगर तुम तो पुराने हो चुके हो इसलिए तुमको पता है, बाकी को पता था? नहीं पता था। 10 लाख से जहाँ जनसंख्या ज्यादा हो शहरी नगर निगम, 10 लाख से कम हो जनसंख्या नगर पालिका। ये या तो आज हो पाए नहीं तो किसी दिन समझा देंगे आपको। अस्पृश्यता उन्मूलन किस आर्टिकल में है? 17। संवर्धित सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। संवर्धित सूची कहां से ली गई? मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। एक लास्ट सवाल बताइए, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? प्रस्तावना में भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? प्रस्तावना में सरकार, जनता, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। जनता। क्यों? आपका संविधान पहले बोलता हम भारत के लोग, सारी शक्ति किस पे है? संविधान का संरक्षक कौन होगा? जनता नहीं होगी, आपका सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अभी आपने देखा होगा, अभी जस्टिस आप पीछे जो हैं सूर्यकांत आए हैं, इसके पहले कोई भी आ गए थे, लगातार 3-4 बार खूब कानून निकल रहे थे। ठीक, संविधान की व्याख्या कौन करेगा? इसलिए कहा जाता है संविधान का अभिभावक और संरक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये लास्ट क्लास में बताया भी था। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? 2001। 3 राज्य देखिए, यदि अभी पूछा जाए आपसे नवनिर्वाचित राज्य कौन कौन से हैं, आपका नवनिर्वाचित राज्य तेलंगाना जो कि आपके बना है जून 2014 को। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है CUJ एक कोड होता है 1915, सी से छत्तीसगढ़, ठीक, यू से उत्तराखंड, जैसे झारखंड, और सब कब है? 2000 पे। यदि पूछिए आपके छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, ठीक, 1915। तेलंगाना 2014 जून। मौलिक अधिकारों को प्रभावी रूप से बनाने वाला कौन होता है? हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? क्या हो जाएगा? क्योंकि आपके नियम कहां बन रहे हैं? संसद में। भारत का राष्ट्रपति एक कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, 2 कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, कितने भी कार्यकाल हो जाए चुना जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं? जीत सके, मृत्यु तक भी चुना जा सकता है। वो कोई फिक्स नहीं है कि एक ही बार चुना जाएगा, 2-4 बार कभी भी। ये सब मैं डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है। लास्ट सवाल, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? लोकसभा ऊपर से जा रहा है, कुछ लोगों को जा रहा है, चेहरे बताते हैं, कोई दिक्कत। राष्ट्रपति को शपथ जो होता है आपका, राष्ट्रपति के आपका भारत का प्रथम नागरिक, उसको शपथ दिलवाएगा ये प्रेसिडेंट, समझिए। शपथ कौन दिलवाएगा? CJI, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है आप? सूर्यकांत। यदि ये नहीं है तब तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर हो गया? समझा गया? वैसे तो बोल रहा हूँ सूर्यकांत, और क्या बोल रहा हूँ, हरियाणा से पढ़े हैं, 2011 में LLM की है,
यहाँ तक समझ में आया किसी के? आगे सबके? अभी टाइम है आपके पास? यस सर। 15 मिनट में वो समझे जो एकदम कोरा कागज है, लोकसभा के ज्यादा और राज्यसभा के भी। ये तो मैं पीवाईक्यू आपको जितने हो गए थे, पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ चीजें अपने आप करिए। कोचिंग बैसाखी होती बेटा, बैसाखियाँ आपको चलने में मदद करती हैं, दौड़ा नहीं सकती। कंपटीशन वही जीतेगा जो दौड़ेगा, सीधा सा फंडा है। ठीक, हमारे बाल गोपाल, और क्लास में यदि कोई टेस्ट में ज़्यादा नंबर किसी के आते हैं, बहुत अच्छा बात है, किसी के कम होते हैं, निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि जो लगातार आपने अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन ला दिए, आपके सफलता का रजिस्टर हो जाएगा। जो बताया आप डेली मॉक टेस्ट कराइए, क्योंकि आपका टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आपको भी पेपर देंगे, आपको मार्क में गोले बनने, फोन लेके गोले बन रही जो बोलते ना कि हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, क्योंकि आपको पेपर किस में देना है? पेन से गोले करने का ले, आपको फोन नहीं चलाना है। आपके मतलब कुछ चीजें कंप्यूटर पे आ गई हैं, कुछ चीजें कंप्यूटर पे आ गई तो उस पर प्रैक्टिस करिए। अब सब टूल्स का पेपर देंगे तो उस पर करवाते ही करवाते हैं। जो मोड का आपका एग्जाम है उस पर आप तैयारी करिए। डेली 30 सवाल नहीं कर सकते 20 करिए, 20 नहीं कर सकते 10 करिए। 10 सवाल भी करेंगे तो एक महीने में आपके कितने 300 हो जाएंगे। इसी फॉर्मेट में करिए, जैसे बताया था राष्ट्रपति संवैधानिक सलाहकार कौन है, ये सब एक सवाल में 4 विकल्प होते हैं, आपको चारों विकल्पों का एक्सप्लेन खुद करना है। यानी आपने 10 सवाल किए एक दिन में तो आपके टोटल कितने 4 सवाल हो गए, ठीक। और एक महीने बाद आप किस स्थिति में होंगे खुद आप देख लीजिए। इससे आपको 2-3 फायदे होंगे। जो आपकी छोटी मोटी गलती होती है वो रुक जाएगी, आपका खुद में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो जो पेपर तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाई को पढ़ दीजिए सबसे पहले। मैंने कहा कोचिंग कहीं भी हो, आप मोबाइल लीला और कहीं भी चले जाइए, कोचिंग आपको मार्गदर्शन देती है, मेहनत आपको करना पड़ेगी। कई लोग होते हैं कि जिन्हें मेहनत नहीं मिल पाती है, सही टाइम पे मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और कहानी बिगड़ चुकी होती है। और लड़कियों के लिए खासतौर से इसलिए आप सब अपनी क्षेत्र की लड़कियां हैं, आप खुद देखेंगे अपने आसपास लड़कियों के गार्जियन ज़्यादा 4-5 सप्ताह आते हैं, फिर कर दिया हाथ पीले, जो वास्तविकता है। लड़कों को क्या होता है, यदि आप कमजोर फैमिली से आते हैं और पढ़ाइए मैं लगा देंगे उसी में काम में, और आप अपना स्टेटस पढ़ाई से बदल सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक। तो ये हो गया पीवाईक्यू। डेली पीवाईक्यू लगाइए, यहाँ पे जो करवाया जाएगा वो करवाई जाएगा। उसके अलावा आप अपने भी काम करिए और हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए। ये नहीं एग्जाम के टाइम पे आप ये पढ़ रहे हैं, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, कुछ नहीं, सब तमाशा है। ज़्यादा लोड लेके चलोगे कुछ नहीं होगा, हो जाओगे फीस खत्म है, ठीक। धीरे धीरे पढ़िए, आप नहीं पढ़ पा रहे 2 घंटा पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे 1 घंटा पढ़िए, लगातार नहीं पढ़िए। बाकी जब मोटिवेशन वाला क्लास होगा तो देखा जाएगा, आप लोग समझदार हैं। अच्छा ये बताइए जो अभी समझाया है कितने लोग ऐसे हैं ईमानदारी से जिनको कुछ भी असर नहीं पड़ा? कोई भी नहीं है, शर्माओ नहीं। अच्छा जो यहाँ चर्चा कर रहा था बीच में बोला था मैं, संविधान, सरकार, एमएलए, नगर पालिका, नगर निगम, कितने लोग ऐसा हैं जो ये सब नहीं समझते। जैसे भी बोले ना एमएलए क्या है, संसद क्या है, विधानमंडल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उनको इनका बेसिक पता नहीं है? हाथ उठाओ तभी मैं समझाऊंगा, सिर्फ टाइम होने वाला है। पता सबको? यदि कोई पूछे आपसे लोकतंत्र किसे कहते हैं, तानाशाही क्या कहलाती है, समझ बता सकते हैं? बेटा हाथ उठाओ। और कौन कौन है? आप लोग धीरे धीरे हाथ उठाइए। तुम लोगों को बनता है? हाँ गुड़िया, किसे कहते हैं तानाशाही? हाँ तुम ही बता दो, तुम भी तो क्लास पे हो। तानाशाही किसे कहते हैं? हाँ हिटलर कौन था? औरंगजेब कौन था? तो ये यदि नहीं पता है, तानाशाही सर वो होती है जो खुद अपनी सरकार के सर्वे सर्वा को हटाकर खुद सर्वे सर्वा बन जाए।
जनवरी यानी आप कह सकते हैं पाकिस्तान का हाल जो अफगानिस्तान का हाल है, ये तालिबान। चलिए टाइम अभी है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का, ठीक? पानी लो। ध्यान समझिएगा, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जिनको जो बेसिक पता नहीं है उनके लिए, ठीक, कि लोकतंत्र क्या है, तानाशाही क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या कहलाती है। देखिए ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, सब जानते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अब यहां समझो ध्यान से, सब ध्यान से समझना है, केवल जो मन करे लिखना, ना मन करे ना लिखना। लोकतंत्र का परिभाषा में बताया, जनता का जनता के लिए शासन। लोकतंत्र यानी जनता जनार्दन है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 आधार स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका में क्या होता है, जहां कानून का निर्माण किया जाए। क्या किया जाए? लॉ मेकिंग। क्या बोलेंगे उसको? विधायिका। जहां कानून को लागू करवाया जाए, इंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। जब दोनों में टकराव हो जाए या कुछ टकराव हो जाए और कोई जस्टिस का काम करे तो क्या कहलाएगा वो? ये है आपके मूल आधार स्तंभ। मीडिया को एक चौथा स्तंभ भी माना जाता है आज के टाइम पे लोकतंत्र का। क्यों? तो मीडिया आपको घटनाओं से जागरूक करती है। जो भी सवाल हो डायरेक्ट पूछ लेना। क्लियर यहाँ था? समझ में आया? मीडिया के आप देखिए 3 तो आधार स्तंभ हो गए, चौथों को मीडिया को भी मानते हैं। क्यों? अभी दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, वीडियो कोई दिल्ली में रह रहा है या नहीं रह रहा, सबको खबर चल गई। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। अभी चक्रवात आया, सबको पता है, भले आपने क्यों? मीडिया का काम क्या होता है? घटनाओं को बहुत जल्द बहुत तेजी से आगे बढ़ाना। ठीक, मुख्य रूप से 3 स्तंभ हो गए। यहां तक क्लियर? अर्थात लोकतंत्र वह है जहां पे सार्थक भागीदारी है, कानून बनाने की संस्था अलग है, लागू करने की संस्था अलग है और न्याय करने की संस्था अलग है। क्लियर? अब मान लीजिए कोई एक प्रचंड आदमी आ गया, जैसे औरंगजेब, समझाने के लिए औरंगजेब ने कहा एक कानून बनाया, जजिया का लागू करो। बात समझ रहे हैं? जजिया का लागू करो, तो लागू कौन करवा रहा है? औरंगजेब। बनवाया किसने कानून? औरंगजेब ने। अब कुछ में इस जैसे मठाधी सड़क के बैठे हैं, कोई उन्हें मैं तो नहीं करूँगा जजिया कर, तो अब क्या कहेगा? बुलाओ इसको, सर कलम करो। मतलब न्याय कौन दे रहा है? और कानून बना भी रहा है, लागू भी करवा रहा है और इम्प्लीमेंट भी करवा रहा है। जब ये तीनों काम कोई एक व्यक्ति करवाए उसे क्या कहते हैं? बस यहां तक समझ में आ गया? जो नए नए हैं बता दें, उसको नोट करते जाइएगा, बात मत करो। सरकार अपने यहाँ पे 3 प्रकार की हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार। फटाफट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? विधायिका का काम है, विधायिका। यहाँ न्यायपालिका, न्याय, और यहाँ क्या है? कार्यपालिका। यहां तक क्लियर? केंद्र सरकार समझ रहे हैं? जो कोई यहां समझ पा रहा हो केंद्र सरकार राज्य सरकार तो बताइएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार। जिला सरकार का मतलब होता है जहां आपका जिला है, जहां डीएम वगैरह होते हैं।
ठीक, मैं सबको एक चीज करके समझाने की कोशिश करूंगा। केंद्र सरकार में कानून कौन बनाएगा गुड़िया? संसद। क्लियर? संसद कानून बनाएगा। संसद में कितने सदन हैं? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। काम क्या कर रही है? कानून बना रही है। जो इसके सदस्य वो क्या कहलाएंगे? एमपी। मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी बोलेंगे सांसद भैया। ठीक। राज्यसभा में क्या कहलाएंगे? ये भी एमपी कहलाएंगे। इन्हें क्या बोलेंगे? सांसद। बात समझ में आ गई यहां तक? बाकी जब डिटेल से पढ़ेंगे, इसको जनता चुन के भेजती है। इनका चुनाव अलग होता है, 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, 5 साल बाद फिर दोबारा चुनाव होता है जब। ठीक है, संसद समझ में आ गया? केंद्र सरकार पे कानून कौन बनाएगा भैया? कौन बनाएगा? संसद। आ रहा समझ में? संसद के कितने सदन? लोकसभा, राज्यसभा। ये कौन चुने गए? एमपी। न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जब लास्ट क्लास सुप्रीम कोर्ट की हुई थी, बताया था मैंने, भारत में केवल एक सुप्रीम कोर्ट है अपना, पर आपके हाई कोर्ट ज्यादा हैं, 28 में से 25। अब अगर 3 में क्यों नहीं है? क्योंकि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनका न्याय क्षेत्र बड़े राज्य में, जैसे गुवाहाटी में आसपास के लोग आ जाते हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की कैसी अवधारणा है? एकीकृत। लास्ट क्लास वाले बैठे हैं, पता था एकीकृत व्यवस्था। भारत का जो अपनी न्यायपालिका वो कैसी है? एकीकृत। और अमेरिका कैसी है? दोहरी। अब यहाँ पे कार्यपालिका में भारत का प्रथम नागरिक कौन? तो प्रेसिडेंट क्या कहलाएगा आपका? हेड ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र का प्रमुख। प्रेसिडेंट के नाम पर ही तमाम संधि समझौते होते हैं। क्लियर? प्रेसिडेंट की मदद के लिए कौन होगा? पीएम। ये क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया। जैसे मोदी साहब, यदि ये इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद रहेगी? डिजोल्व हो जाएगी। मोदी साहब बोल दे हमको प्रधानमंत्री नहीं करनी है, फिर क्या हो जाएगा? सब सिस्टम खत्म। चुनाव, दोबारा चुनाव होगा नहीं होगा? यानी ये क्या है? सरकार का प्रमुख। क्लियर यहां तक? इसकी मदद के लिए कौन होता है? एमओसी, जिसे बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, हिंदी बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्लियर? मंत्रिमंडल मतलब जैसे आप देखते हैं राजनाथ सिंह हैं, तमाम प्रकार के लोग, अमित शाह वगैरह, ये सब क्या है? ये हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? हाँ, आप लोगों में से कोई ऐसा जो ये समझ नहीं पाया हो? कन्या वर्ग में समझ में आ गया? कोई पूछे आपसे, राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सांसद। ठीक, बढ़े आगे। स्टेट गवर्नमेंट में राज्य विधानमंडल बोलते हैं इसको। यहां ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपकी विधानसभा है और विधान परिषद भी है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक, कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां पे विधानसभा हुई, वो कहलाएंगे एमएलए। अपने यहाँ पे दोनों है, एमएलए और एमएलसी। अभी जो बताया था आपको विधान परिषद। आप जिसको वोट दे रहे हैं वो कौन है? मेजर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, एमएलए अर्थात विधायक। क्लियर? विधान परिषद को बोलते हैं एमएलसी, मेजर लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। क्लियर? ये दोनों का काम क्या है? राज्य की नीतियों को बनाना। बात समझ आ रही है? लोकसभा बड़े शांत तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा बोलते जाओ, पता लगे हम बोलते जा रहे हैं और आपका कुछ समझे नहीं आ रहा है। क्लियर? यहाँ कौन होगा? यहाँ पे क्या जाएगा? गवर्नर क्या कहलाएगा आपका? हेड ऑफ स्टेट। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और व्यवहारिक रूप से प्रमुख कौन होता है? सीएम। यानी
ये क्या हो गया आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, मदद के लिए मंत्री परिषद। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? पीछे जो मैं बता रहा हूं, यदि मेरी नेक्स्ट क्लास जब होगी तो पूछूंगा जरूर। लोअर कोर्ट में क्या, इसमें क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट में आप देखेंगे शहरी स्तर में दो चीजें पाई जाती है, एक अर्बन, एक रूरल। समझ रहे होंगे? एक शहरी निकाय, एक ग्रामीण निकाय। यहाँ पे क्या कहलाता है आपका? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट बोलेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल देते हैं इसको, और या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसान होगा। आप कुछ भी कहीं, सब आसान है। लोअर कोर्ट भी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कचहरी में जाएंगे लिखा रहेगा जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अपने मोहल्ले में जाएंगे, कोर्ट पढ़ा था मैं, लिखा था जिला का, लिखा रहेगा जिला सत्र अदालत, न्यायालय। यानी कि यहाँ पे क्राइम की केस सुने जाते हैं और सिविल के भी मामले सुने जाते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लीजिए, लोअर कोर्ट के लीजिए, जो भी। ये क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे देख रहे नगर निगम में, इस पे आएगा आपकी जिला का मेन आदमी कौन है? डीएम। कई जगह आपको मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे राजस्थान वगैरह में जाएंगे, एमपी में जाएंगे, वो लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और अपने यहाँ पे डीएम। ये चीज समझ नहीं आता? समझ आ गया यहाँ तक? अब फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि यदि एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बहुत तेजी से आपके दिमाग में आएगा। केंद्र सरकार संसद ने नियम बनाया SC/ST एक्ट, ठीक? यह नियम बनाया फार्मर बिल, किसान बिल, बात सुना रहे हैं? यह बात चली SIR। अब बनवाइए लोग हैं, लागू ये करवा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति है वो नहीं कह रहा कि भाई हम आपके नियम से सहमत नहीं है, जैसे किसानों ने किया, आंदोलन किया, ठीक, वो सहमत नहीं है। अब फिर क्या आएगा दुनिया में? यदि जनता का बहुत ज्यादा बल आ जाएगा नियम के विरुद्ध, तो उस कानून को वापस कर लिया जाता है। जैसे किसान बिल में देखा आपने, किसान बिल को वापस ले लिया गया था। एक नियम और निकला था कि यदि वाहनों से जो एक्सीडेंट होते हैं उनको जो कोई पहुंचाएगा वो वगैरह, बात में यदि कोई नियम नहीं वापस लिया गया, टकराव होगा, न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? हाई कोर्ट में ऐसे यहाँ पे राजस्थान मंडल में जब यूपी योगी सरकार आई थी, शुरुआत में एक नियम बना था, रोमियो स्क्वाड, याद होगा आप लोगों को। स्कूलों के बाहर जो अराजक लड़के खड़े होते हैं उन पर कार्रवाई करना, ठीक। दूसरा काम था जो सरकारी ऑफिस है उन पे बायोमेट्रिक वगैरह, सुना होगा आप लोगों ने। अब कोई हम जैसा 18-20 नहीं भाई, हम 10 साल नौकरी कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे बायोमेट्रिक? तो अब किसे करेगा? ऐसी स्थिति में कौन करेगा न्याय? हाई कोर्ट। इसके अलावा योगी सरकार का एक नियम और आया था, सरकारी जो ऑफिस है, जो दीवारों में जो रंगीन दीवारें मिलती हैं गुटखा से छुपी हुई, वो कर्मचारी गुटखा खाते काम करते हुए न करेंगे। अब कोई खा रहा है गुटखा, किसी को काम नहीं करना, ऐसी अवस्था में कौन जाएगा मामला? हाई कोर्ट पे। मतलब राज्य की जो नियम बनेंगे वो कौन बनाएगा? ये लोग। कहीं टकराव में न्याय कौन करेगा? क्लियर? ये दो चीज समझ में आ गई। अब यहां समझते हैं रूलर, फटाफट समझ लेते हैं। अभी प्रधान का चुनाव होना है, जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्लियर? ग्राम पंचायत से चुन के कौन आएंगे? प्रधान। ग्राम पंचायत पर कौन सी पंचायत होती है? ब्लॉक पंचायत। बात समझ आ रही है? अब ग्राम में यदि 4-5 ग्राम 10 ग्राम है तो 3-4 पंचायतें हो जाएंगी, ठीक। इसके ऊपर क्या जाएगा? जिला पंचायत, ठीक। ये हो गया ग्राम का स्तर, प्रधानी, ब्लॉक, ये। इसी प्रकार आप देखेंगे ये तो हो गया आपके चुन के जो आ रहे व्यक्ति। प्रशासनिक स्तर पर देखेंगे ग्राम पंचायत में एक अधिकारी पाया जाता है, उसको बोलते हैं बीडीओ, जिसका आप एग्जाम देते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक में एक अधिकारी होता है बीडीओ, जो पीसीएस से आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है जिला पे सीडीओ, जो आपके यहाँ के हेड भी हैं।
चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। यहाँ क्लियर? अब यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे करते हैं अर्बन में। अर्बन में दो चीजें आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो चर्चा होगी अर्बन शहरी। जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, शहर की जनसंख्या, वो कहलाएंगे नगर निगम। और जिसकी 10 लाख से कम है वो क्या कहलाएंगे? नगर पालिका। अब आप कहेंगे सर हर शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है यूपी के, तो बात यहाँ पे की जा रही है शहरी जनसंख्या की। शहरी जैसे मोहब्बत शहरी जनसंख्या की बात करेंगे हम लोग, तो कहा होगी जो आसपास के क्षेत्र। आप मोहब्बत शहरी जनसंख्या में आपका श्रीनगर, सुपा ये काउंट नहीं होगा। जब प्रॉपर मोहब्बत है जिसे बोलते हैं नगर, उसकी जनसंख्या यदि 10 लाख से ऊपर है तो कहलाएगी नगर निगम। समझ में आई? जैसे आपका कानपुर, इलाहाबाद, ये सब ठीक। कोई दिक्कत है इसमें? इस लाइन से समझ में आ रहा है? जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से कम हो वो क्या कहलाएगी? जैसे मोहब्बत। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ना कि पूरी तरह शहर हैं ना पूरी तरह गांव हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेवलप एरिया हो रहे हैं, ये कस्बे से बोलते टाउन, उसे बोलेंगे नगर पंचायत। इन तीनों में अंतर समझ में आया? ये पहले पता था आप लोगों को? हैं? बाकियों को समझ में आ गया? शहरी जनसंख्या मतलब 10 लाख से ज्यादा, नगर पालिका लिखा है अर्थात 10 लाख से कम। जिला में क्या होता है? डीएम होता है, डीएम के नीचे एसडीएम वगैरह पाए जाते हैं, एसडीएम के नीचे तहसीलदार आते हैं, नायब तहसीलदार आते हैं। ये प्रशासन की स्ट्रक्चर। जैसे आपने 2020 में नियम आया था कि जहां से कोरोना पीड़ित निकल रहे हैं वो कौन करेगा वहां पे? एरिया बंद कर दिया जाता था। अब पीएम तो आएगा नहीं, सीएम नहीं आएगा, डीएम नहीं आएगा, उसके नीचे के अधिकारी आते थे, वो क्या करते थे? प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करना। ये चीज समझ आ गई? इसे बोलते सरकार के अंग। इसी क्लास को हमने फिर आगे धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ा कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कैसे इसके सदस्य बनते हैं, तमाम चीजें। तब फिर यही समाप्त करते हैं। फिर कोई सवाल तो पूछिए, नहीं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास पे।